अस्सलामुअलैकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। मुल्क की सियासत में साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ की तकारीर की बाज़गश्त अब तक जारी है। पहले APC और उसके बाद नून लीग की CC और वर्किंग कमेटी से यके बाद दिगरे नवाज शरीफ के खिताबात पर हुकूमत की जानिब से इदारों के खिलाफ बयानबाजी और बगावत के इल्ज़ामात लगे, जिसके बाद पैमरा की जानिब से नवाज शरीफ की तकारीर नशर करने पर पाबंदी आयद की गई। लेकिन आज मामला इल्ज़ामात से आगे निकला और लाहौर में नवाज शरीफ समेत नून लीग की आला क़यादत, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आला, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत 3 रिटायर्ड जनरल्स के खिलाफ एक आम आदमी की मदियत में मुजरिमाना साजिश और बगावत जैसे संगीन इल्ज़ाम पर FIR दर्ज कर ली गई है। यह तो अब तक वाज़ेह नहीं है कि इस मुकदमे के पीछे असल में कौन है, लेकिन चंद वज़रा गुज़श्ता रोज़ ही से ही नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा कायम करने का मुतालबा कर चुके थे। सवाल यह है कि क्या मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आला, मौजूदा वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर समेत जो रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करवाना इतना आसान कैसे हो गया, जब यहाँ एक आम चोरी की FIR दर्ज करवाने के लिए थाने के कई हफ्ते चक्कर लगाने पड़ते हैं। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के मुताबिक अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट की कि इमरान खान इस मुकदमे से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे और जब उन्हें इस FIR के बारे में मैंने आगाह किया तो उन्होंने ना सिर्फ नापसंदीदी का इजहार किया, बल्कि फवाद चौधरी के बकौल हो सकता है किसी ने कार्रवाई डालने के लिए ऐसा किया हो। सवाल यह कि इतनी अहम शख्सियात के खिलाफ हुकूमत की लाइल्मी में कौन, क्यों और कैसे कार्रवाई डाल सकता है, और क्या अब जब हुकूमत को इल्म हो चुका है तो हुकूमत यह मुकदमा वापस ले लेगी। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। विफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि नून लीग के सीनियर नायब सदर, साबिक वजीर आजम और PDM के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। बड़ी अहम आपने अभी ट्वीट किया, मैं देख रहा था और हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि सैनिटी विल प्रिवेल और शायद आप ही की तरफ से ये ट्वीट आएगी। वज़ीर आज़म साहब से आपकी बात हुई है और जो भी बगावत का मुकदमा था जिनमें हाजिर जो वज़ीर आज़म साहब हैं आज़ाद कश्मीर के, फिर 3 रिटायर्ड जनरल्स हैं, नून लीग की पूरी क़यादत है। अब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब लाइल्म थे, आगे क्या होगा? क्या ये मुकदमा अब वापस ले लिया जाएगा? इससे आपकी ट्वीट से तो लग रहा है कि गवर्नमेंट हैड नथिंग टू डू विद दिस FIR। देखिए, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद दिस FIR। हमारी जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है। नवाज शरीफ की कोशिश क्या है इस वक्त, जो ये सारे PML उन्होंने जो तमाशा लगाया हुआ है वो क्या करना क्या चाहते हैं? उनकी कोशिश है कि वो अपने आप को पॉलिटिकल प्रिजनर साबित कर सकें और वो कहें कि पर बदनवानी के नहीं, बल्कि हम तो, हमारे ऊपर तो पॉलिटिकल केसेस हैं। और जब आप किसी पे सेडिशन केस करते हैं या बगावत का केस करते हैं तो ये तो दरअसल नवाज शरीफ के बयानिया जो है उसको तकवीत देने वाली बात है, तो हुकूमत ये केसेस क्यों करेगी? लिहाजा ये जो अपना है वो तो खैर उसको पता किया है कि किसने किया और कैसे हुआ और क्या हो रहा है। लेकिन मामला ये है कि देखिए, असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब का जो एक उन्होंने जिस तरह से अपने ताश के पत्ते खेले हैं उसके नतीजे में वो तो पॉलिटिकली एक्सपोज हो गए हैं और वो तो उनका जो अगला नैरेटिव है वो कमजोर से कमजोर तर होता जाएगा और होता जा रहा है। उन्होंने इदारों के ऊपर डायरेक्ट हमले किए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के मुफाद के ऊपर डायरेक्ट हमले किए हैं, लिहाजा उनका तो पॉलिटिकल फ्यूचर जो है वो ब्लीक है। तो हमें इस तरह के FIRs का या बगावत के केसेस का सहारा लेने की जरूरत नहीं। ठीक, अच्छा चौधरी साहब, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा क्लियरली आज देव सेट द गाइडलाइंस फॉर जो इस किस्म के मुकदमात होते हैं सेडेशन के, कि ये शिकायत सिर्फ विफाकी हुकूमत दर्ज कर सकती है सॉलिड रीजंस के साथ, अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई FIR नहीं होगी। लेकिन आपने जो अहम बात यहाँ पर की कि ऐसे केसेस से नवाज शरीफ के बयानिए को तकवीत मिलेगी, उसका पॉलिटिकल नैरेटिव जो वो सेट करने की कोशिश कर रही है नून लीग, उससे वो मजबूत होगा। लेकिन आपके अपने वुज़रा 2-3 दिनों से यही बात कर रहे हैं कि बगावत उन्होंने की है, गद्दारी की है, मुकदमात दर्ज होंगे, 2-3 वुज़रा ऑन द रिकॉर्ड हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? काबीना के खुद बड़े अहम पोर्टफोलियो रखने वाले मिनिस्टर्स ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने ये बात नहीं की है। अगर आप उनकी बात सुने तो वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो एजेंडा है वो एजेंडा तकवीत दे रहा है भारत के नैरेटिव को पाकिस्तान के खिलाफ। जाहिर है एक जो है हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की फौज जो है उसको मुतनाज़ा किया जाए, पाकिस्तान की फौज कमजोर हो। और जो नवाज शरीफ की बात हुई, नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की वो भी डायरेक्ट अटैक किया उन्होंने फौज के ऊपर। तो उन वुज़रा ज्यादातर ने ये बात की है कि जो नवाज शरीफ जो बातें कर रहे हैं ये तो हिंदुस्तान की जो पॉलिसी मेकर्स हैं
जो सिक्योरिटी पॉलिसी मेकर्स हैं वो चाहते हैं और ये उनका एजेंडा लेके पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने इस तनाजुर में बात की है कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लाइल्मी में या इल्मी में दोनों सूरतों में वो भारत का जो एजेंडा है उसको तकवीत दे। ठीक है, तो अगर उन्होंने मुकदमात की बात की, बगावत और गद्दारी की, तो आप कंप्लीटली ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट की पोजीशन नहीं है, ना ही होनी चाहिए, ना उन्हें ऐसा कहना चाहिए था इन वज़रा को। बगावत के मुकदमे की किसी वजीर ने बात भी नहीं की है और ना ही देखिए हम चोरों को एक बागी के दर्जे पे फाइज क्यों करें। नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हो, उनके ऊपर बदनवानी के केसेस हैं, वो अपने बदनवानी के केसेस का मुकाबला करें। वो कोई रेबल थोड़े हैं, बागी थोड़े हैं। उनका तो जो इस वक्त मामला है वो करना क्या चाहते हैं, वो तो ये चाह रहे हैं कि उन्हें एक पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर ट्रीट किया जाए और उनको जो एक बदनवानी के मुकदमात हैं उनको पॉलिटिकल कलर मिले। यही तो सारा उनका बयानिया है, यही तो सारा उनका नैरेटिव है। सो कोई भी वज़ीर जो है वो ये नहीं कह रहा कि आप उन्होंने बदनवानी के बजाय, और हम तो समझते हैं कल सरवर खान साहब ने ये बात की है, बिटवीन द लाइंस यही कहा है कि बिल्कुल होना चाहिए मुकदमा और इसी लाइंस पर होने चाहिए कि क्योंकि वो इंडियंस की हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली, वो जो बातें कर रहे हैं। तो देखिए ना, मैंने दोबारा आपको एक्सप्लेन किया ना, जो सरवर खान साहब ने या बाकी जो गुजरा बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो नवाज शरीफ बातें कर रहे हैं ये हिंदुस्तान की ख्वाहिश है और वो उनके एजेंडे को जो है वो आगे लेके है। लेकिन देखिए असल बात यह है जो पाकिस्तान के मुफाद में ये होगा कि नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों, इनके केसेस अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचे। नवाज शरीफ के केस में भी जो सजा उनको हुई उसके बाद वो बरतानिया चले गए, जिसके नतीजे में एक इनकॉन्क्लूसिवनेस आ गई है उस सारे मामले में। तो हम ये समझते हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि नवाज शरीफ का जो मुकदमा है वो अपने, और बाकी जो शहबाज शरीफ का मुकदमा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। किसी के ऊपर कोई केसेस या तो किसी ने कोई इसमें एविडेंस हो कि किसी को आपने गवाह बना लिया है और आप कहें कि नहीं इसको तो आपने जी दबाव डाल के गवाह बना लिया है, इसमें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। 41 वॉल्यूम का एविडेंस है शहबाज शरीफ के खिलाफ। इसी तरीके से 62 वॉल्यूम के केसेस हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जरदारी साहब के खिलाफ। तो इसमें किसी का पर्सनल तो वो है नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि इसको जो है वो जाना चाहिए इस तरह। ठीक, अच्छा फवाद चौधरी साहब, अगर एक बर्ड आई व्यू लेके थोड़ा सा बात करेंगे टैक्टिक्स पे भी, इस वक्त गवर्नमेंट जो है ओपोजिशन जिस तरह से रिदम पकड़ रही है, गवर्नमेंट प्रेशर में नजर आ रही है। जो मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं कि लग रहा ये है कि जिस तरह आप बड़े लॉजिक और रैशनल के साथ गवर्नमेंट के केस को डिफेंड कर रहे हैं, उस तरह से बाकी आपकी जो टीम है गवर्नमेंट की वो नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही। क्योंकि देखिए नवाज शरीफ ने सीधा सीधा किसी और को चैलेंज किया कि जी हमारी लड़ाई इमरान खान से है ही नहीं। अब वो खुद तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन आपके लोग टीवी पर आकर ये कहते हैं कि जी ये गद्दार है, इसने बगावत की है, इसने ये किया, उसने वो किया। वो वहां पर आपका नैरेटिव बड़ा कमजोर पड़ रहा है और आप बिल्कुल डिफेंसिव पे नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट की इस वक्त जो पोजीशन है, जो आप बात कर रहे हैं, जो नैरेटिव आप सेट करना चाह रहे हैं, ये अक्रॉस द बोर्ड गवर्नमेंट में क्यों नहीं नजर आ रहा? देखिए बात यह है कि जो गवर्नमेंट होती है उसमें बड़े ज्यादा लोग होते हैं और हर शख्स की एक अपनी ओपिनियन है, वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। लेकिन बात यह है कि नवाज शरीफ का हमें दबाव में आने की क्या जरूरत है। आप देखिए नवाज शरीफ ने तो अपने सारे सियासत के पत्ते जो हैं वो आउट कर दिए हैं। उन्होंने तो जो पत्ता था वो खेल दिया है। दूसरी बात यह है कि उसके बाद शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद हमजा जो है वो पहले ही गिरफ्तार है। तमाम के बाद अब आप देखिए PMLN का जो लाहौर में जलसा हुआ है, जो गढ़ है PMLN का, यानी अगर वो ये जलसा शादी हॉल में कर लेते तो वो ज्यादा मुनासिब था बजाय इसके कि वो सड़क पे करते। तो जितने लोग उनके, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी इंतहाई एग्रेसिव पोस्चर लेने के बाद भी जो उनका कारकुन है वो बाहर नहीं निकल रहा या वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो और PMLN के अंदर जो भी, चूंकि आप भी PMLN के और तमाम ये जो हमारे MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनसे मिलते रहते हैं, आपको भी मालूम है कि PMLN का जो एक हार्डकोर मेंबर है जो इलेक्ट होके आता है वो नवाज शरीफ के नैरेटिव के साथ नहीं खड़ा है और उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इस नैरेटिव को सपोर्ट करे। तो नवाज शरीफ साहब ने तो जो चाल चली है, हमने तो अभी अपनी चाल ही नहीं ना चली। अभी तो शतरंज का ये खेल शुरू हुआ है।
अभी तो प्यादे आपस में लड़ रहे हैं, अभी बादशाह वजीर की तो बारी नहीं आई। अच्छा, बादशाह वजीर की बारी नहीं। चोई साहब, ये चाल मैं वही कह रहा हूं कि आपने समअप कर दिया जो मैंने सवाल आपसे किया था, कि ये चालें जो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी बहुत आपके प्यादे चला भी रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझ के वो चलानी चाहिए, वरना आपका नैरेटिव कमज़ोर होता जाएगा और गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आती जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर आते हैं फवाद चोई साहब। बड़ा अहम आज अतर मिनल्ला साहब ने, और इस पर आपकी राय भी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप भी, मुझे पता है ज़ाती तौर पर कि इज़हार राय को कितना आप रिस्पेक्ट करते हैं, एंड परहैप्स यू आर वन ऑफ दोज पर्सन। मुझे पता है कि जब नवाज शरीफ साहब की स्पीच हो रही थी तो आपने कहा कि ऑन एयर करें, बिल्कुल चैनल्स पर आने चाहिए ताकि लोग सुनें कि वो कहाँ खड़े हैं इस वक्त। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि किसी सियासी तकरीर से मुल्क की सलामती इतनी कमज़ोर नहीं कि उसको ख़तरा हो। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो बंद भी हुई है, ये कोई हमने तो, हुकूमत ने तो बंद नहीं की है। ये तो जो सेंसरशिप या जो कन्विक्टेड, एक ये तो अजहर सदीक साहब ने पिटीशन की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो दिया और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है वो हुक्म दिया हुआ है जिसके ऊपर ये स्पीच जो नवाज शरीफ साहब की है वो बंद हुई। क्योंकि देखें, हमें तो जितना है उतना फायदा ही हो रहा है उसका, कि उसके नतीजे में जो एक उनका जो नैरेटिव है वो मजीद वीक हो रहा है। पाकिस्तान में अगर आप इस तरह से और स्पेशली जो पंजाब है, जहाँ पे अगर आप बात करें और आप फौज के खिलाफ बात करेंगे तो वो तो वैसे ही नहीं बिकता। और ये जो उनके पत्ते हैं, इसमें हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि PMLN को चाहिए कि वो जाएं अदालत में और इस ऑर्डर को रिवर्स। ठीक, अदालत में जारी रिवर्स करें। फवाद चोई साहब, कराची में इस वक्त आप बैठे हुए हैं, आखिरी सवाल आपसे कि पीपल्स पार्टी इस वक्त डिलेमा ये है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में भी है, सिंध गवर्नमेंट है उनके पास, लेकिन अभी मेन ओपोजिशन की भी बहुत बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी। ओपोजिशन जो है खुलकर पहला जलसा भी अब कराची में हो रहा है। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि एक राय ये भी है, सईद गनी साहब से भी आगे चलकर बात करेंगे, कि पीपल्स पार्टी इस वक्त उसमें स्प्लिट ओपिनियन है कि ओपोजिशन के साथ फुल फ्लैज जाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ सिंध हुकूमत भी है, फिर डिलीवरी और परफॉर्मेंस पर उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाएगी, इस्तीफे देने पड़ेंगे। कराची में बैठकर क्या आपने सेंस किया कि पीपल्स पार्टी क्या फुल फ्लैज ओपोजिशन में आएगी या रिलक्टेंटली ओपोजिशन का साथ देगी या ओपोजिशन से अलग हो जाएगी? मेरा ख्याल यही है कि पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल होगा जिस किस्म का नैरेटिव या बयानिया नवाज शरीफ साहब का है, और फिर फजलुर रहमान की क़यादत को कैसे वो कबूल करेंगे। मसलन आप देखिए कि एक दफ़ा जब वो तो इसके ऊपर जो 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 तमाम पीपल्स पार्टी है वो तो समझती है और हमें और एग्जैक्टली पता है कि जो बेनज़ीर भुट्टो की शहादत में जो ग्रुप्स मुलव्विस थे, फजलुर रहमान तो क्लोजली उन ग्रुप्स के साथ काम करते रहे हैं, वो तो उनके साथ एसोसिएटेड है। वो तो माजी की बात है ना, जो माजी में होता रहेगा, फिर तो वो सारे निकल गए थे मौलाना की पार्टी से। नहीं, माजी में तो नहीं। मिसाल के तौर के ऊपर उसामा बिन लादेन के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान का व्यू तो वो नहीं है जो पीपल्स पार्टी का है। तो उन्हें तो खान साहब भी शहीद कहते हैं जो सब पार्लियामेंट में। वो तो उन्होंने नहीं, वो तो क्लैरिफाई कर दिया था ना, खान साहब की क़यादत में तो पार्टी काम नहीं ना कर रही, वो तो क्लैरिफाई भी कर दिया था। लेकिन फजलुर रहमान साहब का तो अब भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो वही है, और हकीकत वो दिल से भी यही समझते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी का कारकुन JUIF जैसी जो एक एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी है उसके साथ उसकी क़यादत में काम करने को तैयार होगा? आंसर इज नो। और इसी तरीके से जो बातें अभी तो चले, शुरू में उन्होंने बात की है, जो बात आगे चलेगी ये तो और पेचीदा हो जाएगा मामला, और मुश्किल होगा पीपल्स पार्टी के लिए फजलुर रहमान साहब की क़यादत में काम करना। और ये इसी तरीके से आपने जो बिल्कुल सही बात की है, अनलाइक PMLN और JUI, पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट पे है और वो पार्टनर है इस सिस्टम के अंदर, उनके स्टेक्स हैं। तो क्या पार्टी जो है वो उसी तरीके से ये सारी बसात उलटना चाहती है जिस तरीके से PMLN या JUI उलटना चाहती है? आंसर इज नो। फवाद चोई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़े अहम पॉइंट्स यहाँ पर रेस किए, खुसूसन अगर आगे चलकर ओपोजिशन इत्तेहाद के सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि मजहबी स्कॉलर भी हैं
वो अगर मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी की सियासत और ख़ुद बिलावल भुट्टो भी जो है मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने के खिलाफ है। अगर बात वहाँ तक गई तो क्या होगा? ये तमाम सवालात PDM के आज अपॉइंट होने वाले सेक्रेटरी जनरल साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के सामने रखेंगे। थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राजीव, ब्रेक से पहले फवाद चौधरी साहब से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई जिसमें जो भी हुकूमत की जानिब से नून लीग की जो मरकज़ी लीडरशिप है उसके अलावा उनमें 3 रिटायर्ड जनरल्स भी शामिल थे और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ जो कि बगावत और गद्दारी की FIR दर्ज हुई, जो कि एक आम शहरी ने दर्ज की, लेकिन उस पर क्या ऐसा होना चाहिए कि आज के पाकिस्तान में ऐसे मुकदमात की जगह भी है? तो उनका जो अपना स्टांस था वो आपने सुना कि उनकी इमरान खान साहब से बात हुई है और उनके बकौल इमरान खान साहब इस FIR से जो है वो बिल्कुल लाइल्म थे और ऐसे मुकदमा जो है वो नहीं होने चाहिए। अपोजिशन आज कहाँ खड़ी है? आज बड़ी अहम मुलाकात हुई अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद है उनकी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आज उन्होंने सेक्रेटरी जनरल भी अपॉइंट किया, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। खाकान अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये पहले तो बड़ा आपका प्रोटेस्ट उस पर आया और राइटली सो, बल्कि तमाम क्वार्टर से कि जी ऐसे मुकदमात जो हैं अभी आजकल के दौर में बगावत और गद्दारी तो बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं। अभी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम बिल्कुल लाइम थे, वी हैड नथिंग टू डू विद दिस FIR और शायद वो FIR अभी वापस भी ले ली जाए। तो ठीक हो गया मामला? नहीं, गलत हुआ है। वो कह रहे हैं गलत नहीं, FIR तो रहनी चाहिए। वज़ीर आज़म कह रहा है कि गद्दारी की है। 16 वफाकी वज़रा ने 4 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। कराए के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं गद्दारी हुई है, SAPM कह रहे हैं गद्दारी हुई है, एडवाइज़र कह रहे हैं गद्दारी हुई है। अब पर्चा दर्ज हो गया है, उसके अंदर शामिल हो जाएं या माफ़ी मांगे कि गद्दारी नहीं हुई। ये सब हजरात रिकॉर्ड पर हैं, TV पर कह चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं कि गद्दारी हुई है। अब बड़ा अच्छा मौका है, बदर रशीद साहब ने पर्चा दर्ज कर दिया रात के सुबह के 2:25 पे। आप भी शामिल हो जाएं उसके अंदर, गद्दारी पकड़े मुल्ज़मान को, उनको अदालतों में लेकर जाएं। ये तो बड़ा नादिर मौका है हुकूमत के लिए और वज़ीर आज़म के लिए। आप लोग गिरफ्तारी देने के लिए हम तैयार हैं भाई, मैं तो नहीं कह रहा ना। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि ये बड़े गद्दार हैं, उसके वजीर कह रहे हैं बड़े गद्दार हैं, उसके किराए के बंदे। वर्ड तो प्राइम मिनिस्टर ने यूज नहीं किया ना। आप देख लें उनका TV प्रोग्राम, उनकी वज़रा की TV प्रोग्राम देख लें। जब वजीर बोलता है TV पर आकर, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है हुकूमत को, उसकी राय को, ठीक है ना। वो या तो कह दे कि हम खुद जाती राय एक्सप्रेस कर। अच्छा, ये अब साहब, मैंने फवाद चौधरी साहब के सामने यही सवाल 2-3 डिफरेंट एंगल से, वो हमारे शफी नकी जामी साहब होते थे BBC में, वो कहते थे शेरवानी बदल के मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। वो मैंने उनसे 2-3 दफ़ा पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि देखें, वज़रा जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो कह रहा है उससे इंडियन नैरेटिव को इनडायरेक्टली जो है वो फ़ायदा पहुँच रहा है, लेकिन गद्दारी और बगावत के मुकदमे की किसी ने बात नहीं की। मैंने सरवर खान साहब का कल का उनको इंटरव्यू का रेफरेंस भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अब ऐसी कोई बात नहीं है, वज़ीर आज़म लाइल्म थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आदमी हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुंचाता है वो गद्दार है। चाहे वो फ़ायदा मैं पहुंचाऊं, चाहे आप पहुंचाएं, चाहे इमरान खान पहुंचाए, चाहे फवाद चौधरी पहुंचाए, वो गद्दार है। अच्छा, जो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर पर गद्दारी का पर्चा दर्ज करता है, मेरी नज़र में वो गद्दार है। जो इस मुल्क के 2 साबका वज़ीर आज़म पर पर्चा दर्ज कराता है वो भी गद्दार है। जो उस हुकूमत में वो भी गद्दार है। यहाँ गद्दारी तो ख़त्म ही नहीं होगी। तो आज इनको समझ आ गई है कि गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना क्या चीज़ होती है। यहाँ बड़ा आसान है, वज़ीर पे वज़ीर आ रहा है, गद्दार गद्दार गद्दार। आज इनके मुंह बंद है ना, तकलीफ हुई है ना, तो अब छोड़ें, मुल्क को चलाएं। वज़रा का काम आके किसी के पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाना नहीं होता। पहले इन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम लगाने शुरू किए, जब वो माल नहीं बिका, जब पता चला कि करप्ट तो सारे कैबिनेट के टेबल में बैठे हैं, अब आगे गद्दारी का मामला शुरू कर दिया। ठीक, अब गद्दारी का भी नैरेटिव फेल हो गया है, फेल हो गया।
राइट। अच्छा भाई साहब आगे बढ़ते हैं, ओपोजिशन की तरफ आते हैं। बड़ा अहम आज इजलास हुआ, मुख्तलिफ पहले 11 की डेट थी, फिर वो, और मैंने अपनी तरफ से जितना भी पता करने की कोशिश की है कि कोई इख्तिलाफात उस पर नहीं थे, बस वो जो तंजीमी मसाइल हैं मुख्तलिफ जमातों के, वो डेट ओवरलैप्स हो रही थी वो सारी। अब 18 को कराची में जलसा होना है, इसके अलावा क्या अहम उसमें बातचीत हुई है? एक तो कोरोना का काफ़ी शदीद मसला है, कराची में भी है, तो 18 को तो वो इज्तिमाई खुदकुशी करने जा रहे हैं फिर आप लोग। हुकूमत तो कह रही कोरोना है ही नहीं, ख़त्म हो गया। केसेस तो ये केसेस आ रहे हैं। वही हुकूमत है जिसको पर्चों का पता नहीं है, जिसको गद्दारी का पता नहीं है, जिसको मईशत का पता नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, तो वो तो कहती है कोई कोरोना नहीं है, मुल्क के अंदर कोरोना हमने ख़त्म कर दिया है। कोरोना अपनी जगह पर है, अवाम अपने फैसला खुद कर लेंगे, तहरीक जो है वो चलती रहेगी। अच्छा। आज जो फैसले हुए वो जलसों के फैसले हो गए। 4 मरकजी जलसे सूबाई दारुल हुकूमतों में हैं। ठीक। कराची का 18 अक्टूबर को है, कोयटा का 25 को है, 22 नवंबर को पेशावर में है और 13 दिसंबर को लाहौर में है। उससे पहले एक 16 तारीख को जलसा पीडीएम का जलसा गुजरांवाला में है। 30। अच्छा, वो गुजरांवाला वाला बरकरार है? पीडीएम वो बरकरार है। अच्छा। लेकिन ये 4 मरकजी जलसों की डेट तय हो गई, 16 का गुजरांवाला वाला भी है। तो पहला जलसा पीडीएम का बाकायदा जलसा वो गुजरांवाला में? जी, वो गुजरांवाला में होगा। अच्छा। लेकिन वो एक छोटी सतह का जलसा है। जो मेन जलसे हैं वो कराची, कोयटा, पेशावर और लाहौर के हैं। राइट। 30 नवंबर को मुल्तान में भी एक जलसा होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं या कुछ नहीं है? दे आर क्लियर? कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। अच्छा। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात हो क्या सकते हैं, जिस मकसद के लिए ये मूवमेंट है वो बड़ा क्लियर है। ठीक। उसमें कोई इक़्तिदार की हवस नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, किसी मुफाद की बात नहीं है। वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात है। ठीक। कि आज पाकिस्तान के लोग मुश्किल में हैं, पाकिस्तान मुश्किल में है, उसको कैसे निकालना। अब भाई साहब अगर पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, मैं इस पे नहीं जाता कि जी कोई ट्रस्ट डेफिसिट है, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा, जरदारी साहब ने ये कहा, उसे पसे पुश डाल के लेट्स बी इन पीपल्स पार्टी शूज़। अगर आपके पास सिंध की गवर्नमेंट है जिसमें आप डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो परफॉर्मेंस अवाम को दिखा के फिर आप आगे फेडरल में भी आप गवर्नमेंट में आ सकते हैं, वो अगर आप पीपल्स पार्टी की जगह होते तो क्या आप यही करते? क्योंकि अगर ये बात इस्तीफों तक जाती है तो उनसे तो सिंध गवर्नमेंट भी चली जाएगी, और ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा कि जरदारी साहब अभी भी ये समझते हैं कि अगले इलेक्शन में शायद उन्हें सिंध भी नहीं मिलेगा। देखिए, ये सियासत के फैसले आप कबल वक्त नहीं कर सकते। ये भी एक हकीकत है कि अगर वफाक नाकाम हो गया तो सूबा ही नाकाम होगा, क्योंकि सूबे के तमाम वसाइल वफाक से आते हैं। अक्सरियत जो वसाइल हैं, आज वफाक नाकाम हो चुका है, तो पीपल पार्टी एक नाकाम हुकूमत में रहकर क्या करेगी? वो जितनी भी अच्छी हुकूमत चला ले, जब वसाइल ही नहीं होंगे, आप खर्चात ही पूरे नहीं कर सकेंगे, डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे, रोजगार नहीं दे सकेंगे, इलाके को तरक्की नहीं दे सकेंगे, फिर तो आप कभी इलेक्शन अगला नहीं जीत सकते। अच्छा। आज ये पीपल्स पार्टी भी महसूस करती है, वो ये सब बातें समझकर इस इत्तेहाद में आए हैं। मतलब मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो क़यादत है वो मुकम्मल तौर पर कन्विंस्ड है कि पीपल्स पार्टी जो है वो क्लैरिटी के साथ अब चल रही है हमारे साथ। जी बिल्कुल, हम क्यों किसी पर शुबा करें। और एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो भी इस इत्तेहाद को छोड़ेगा वो अवाम उसको सियासत से बाहर कर देंगे। आज का नैरेटिव बड़ा क्लियर है, अगर आप इस इत्तेहाद में नहीं हैं, इसके बयानिए के साथ नहीं हैं, तो आप हुकूमत के बयानिए के साथ हैं। अच्छा। तो जो उस बयानिए में जाएगा, मैं नहीं समझता हूँ कि सियासत में कामयाब हो पाएगा। और पीपल्स पार्टी इस चीज़ को समझ चुकी है, रियलाइज़ कर चुकी है आपकी? पीपल्स पार्टी एक पुरानी पार्टी है, ज़ीरक सियासतदान है, सियासत को समझते हैं। बिल्कुल, उसकी सोच समझ कर ही इसमें शामिल हुए। कोई ऐसी कुव्वत है जो अपोजिशन का जो इत्तेहाद अब बन चुका है उसे सबुताश करने की कोशिश कर रही है? सबुताज क्या करेंगे जी? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, सबुताज करने की पोजीशन में कोई है नहीं। जो इस मूवमेंट को छोड़ेगा उसको अवाम रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा। उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। राइट। ये आज की हकीकत है। अच्छा, आते हैं सर मौलाना साहब की सदारत की तरफ। बड़ा एतराज़ उन पर ये हो रहा है, जारी बात है मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, कि मौलाना साहब जो हैं वो सियासत में मजहबी कार्ड पहले भी इस्तेमाल करते आए हैं, फिर वो उनको जोड़ रहे हैं जो
इंतहा पसंदी माजी में हुई है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद का जो मर्डर हुआ और फिर औरत की हुक्मरानी और वो सारा एक बड़ा इतराज़। आगे जाके अगर मौलाना साहब, और वो अपनी स्पीच में कह भी चुके हैं कि जी मुझे कहा जाता है मजहबी कार्ड इस्तेमाल ना करो, क्या कभी नेशनलिस्ट पार्टी से किसी ने पूछा कि कौमियत का कार्ड इस्तेमाल ना करो? तो मौलाना साहब अगर उस तरफ चले जाते हैं तो क्या पोजीशन होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? और पीपल्स पार्टी का तो आप जवाब नहीं दे सकते, लेकिन ये सेकंड लास्ट कार्ड होता है, मजहब का कार्ड आखिरी गद्दारी का होता है, आखिरी इस्तेमाल हो चुका है। अब जो मजहब का कार्ड है, आईन देखा है पाकिस्तान का आपने, क्या लिखा हुआ है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। हम सब जो सियासत कर रहे हैं ना, हम सियासत में आए नहीं थे, मौलाना साहब सियासत कर रहे थे, ये भी हकीकत है। बिल्कुल हकीकत। 88 की हुकूमत में हम मुखालिफ थे, मौलाना साहब बेनज़ीर गवर्नमेंट के साथ थे, उस वक़्त कार्ड नहीं था, ठीक है। MMA भी बनी, उस वक़्त कोई मजहबी कार्ड नहीं था, आज मजहबी कार्ड कहाँ से आ गया? मौलाना साहब की एक सियासी जमात है, उसकी एक कुव्वत है, वो मौजूद है, वो इस अपोजिशन के इलाक़ में शरीक हैं और इसको लीड कर रहे हैं। जितना तजर्बा मौलाना साहब को एजिटेशनल पॉलिटिक्स का है, मूवमेंट्स का है, आज पाकिस्तान में किसी को नहीं है। तो आप समझते हैं कि अप्रोप्रिएट चॉइस जो थी वो मौलाना साहब ही थे? इससे बेहतर कोई चॉइस नहीं थी। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता था कि थोड़ा सा एक यूथ का नैरेटिव देने के लिए मरियम और बिलावल को आगे कर दिया जाता? देखिए, वो अपनी जमात में मौजूद हैं, वो भी इसी इत्तेहाद में शामिल हैं, लेकिन एक सदारत जो है तमाम जमातों को साथ लेकर चलना है, उसमें एक एक्सपर्टीज चाहिए। यूथ का एलिमेंट तो मौजूद है जमातों में। अच्छा, ये बताइए सर कि 5 जो MPs पंजाब में थे वो पार्टी से निकाल दिए गए हैं। जो आपकी ख्वाहिश थी हमने निकाल दी। आपने मुझे कहा था आप कार्रवाई नहीं कर रहे, आप देखे ये मिल रहे। मैं कहा खुदा अगर मेरी ख्वाहिश पे फैसले हो रहे हैं तो मेरा अगला सवाल और ख्वाहिश भी कर दे। ये मोहम्मद जुबैर साहब भी मिले आर्मी चीफ से, उन्हें आपने तर्जुमान बना दिया। एक तरफ लोगों को निकाल रहे हैं उन लोगों हुकूमती लोगों से मिलने से, दूसरी तरफ वो आर्मी चीफ से मिले बगैर, उन्होंने खुद कहा कि मैं इजाज़त नहीं, वो इजाज़त की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा, आप मिल सकते हैं। आर्मी चीफ पाकिस्तान के शहरी हैं, एक अहम ओहदा रखते हैं, जिम्मेवार आदमी है, उनसे मिलना। मैं बुज़दार साहब भी यही हैं, अहम ओहदा रखते हैं, जिम्मेदार हैं, उनसे मिलने पे क्यों निकाल? बुज़दार साहब एक सियासी आदमी है, वहाँ पर एक तरीका है सियासत का कि अगर आपने मिलना है चीफ मिनिस्टर से तो इजाज़त लेकर जाएं। ठीक, आपने मिल लिया, बड़ी अच्छी बात की, आपको नोटिस दिया जमात ने कि ज़रा इज़हार वजूद का नोटिस, आप नहीं आए, फिर दिया, नहीं आए, इंतज़ार किया, नहीं आए, बिलाखिर कार्रवाई करनी पड़ी। ठीक, और वो हो गई, वो हो गई। ठीक। शाहिद खकान अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच। वैसे जुबैर साहब जो हैं वो मेरी बिल्कुल ये ख्वाहिश नहीं है उनसे लड़ाई अब मेरी अब ना उनके खिलाफ भी कार्रवाई अब चाहते हैं, नहीं चाहते? नहीं चाहते। बहुत शुक्रिया शाहिद खकान अब्बासी साहब। नाज़रीन, इस वक्त सईद गनी साहब सूबाई वजीर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है आपने हुकूमत को सुना, शाहिद खकान अब्बासी साहब को सुना, नून लीग के अहम रहनुमा है। अब सईद गनी साहब से बातचीत करेंगे। सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पॉलिटिकली स्पीकिंग काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अपोजिशन अभी 18 अक्टूबर को डिसाइड ये हो चुका है कि PDM का पहला जलसा जो है वो कराची में होगा। मुख्तलिफ तारीखें तो तब्दील हुई, लेकिन ये बताइएगा कि पहले इससे कि सियासत पे जाएं, ये तो इज्तिमाई खुदकुशी होगी। अभी कामरान खान साहब ने भी ट्वीट किया है कि कोरोना का सेकेंड वेव जो है वो काफ़ी एक्सपेक्टेड है, केसेस भी आ रहे हैं। तो ऐसे में इतना बड़ा जलसा करना, क्या उसमें ये सोचा गया है कि खुदा ना ख्वास्ता कोरोना अगर उसकी वजह से फैल गया तो ये तो तबाही आ जाएगी? देखिए, अब अगर ये हुकूमत अपने सियासी मुखालिफिन को कभी गद्दार करार दे रही है, कभी उन पर भारतीय एजेंट होने के इल्जामत लगा रही है, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन जो है वो गैदरिंग करना चाहे तो यकीनन कोरोना का एक फैक्टर है तो ज़रूर, लेकिन इतने जोर से कामरान खान साहब की तरफ से जिस ट्वीट का आपने जिक्र किया, आपको याद है कामरान खान साहब तो बिल्कुल खिलाफ थे कि जी तमाम बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू होनी चाहिए, बिजनेस एज यूजुअल चलना चाहिए पूरी ज़िंदगी का। लेकिन आज वो खुद ये कह रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कल जब अगर खुदा न खास्ता अगर हालात ख़राब होते हैं तो ये इंडस्ट्रीज़ को बंद करने की बात है, कारोबार को बंद करने की बात है, तो उस पर कामरान खान साहब का पता नहीं क्या मौक़िफ़ होगा। देखिए, ये जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, जिस तरफ हमारी सियासी हालत जा रही है,
उसमें ये तो नहीं हो सकता ना कि हुकूमत अपोजिशन को बदबी करती रहे, झूठे मुकदमे बनाती रहे, गद्दार करार देती रहे और बेशुमार ऐसे भोंडे और भोंगे किस्म के इल्जाम लगाती रहे और अपोजिशन जो है एक आवाम की ताकत से एक एहतजाजी मुहिम भी ना शुरू करे। ये ज़रूर हो सकता है कि जिस तरह इस वक्त आपकी हमारे मुआशरे में हर काम हो रहा है, मतलब आपकी मुआशी, सनती, कारोबारी, तालीमी तमाम की तमाम सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं। उसमें ये ताकीद ज़रूर की जाती है कि आप SOPs को फॉलो करें, लेकिन वो भी बदकिस्मती से हमारे अक्सरियत लोग नहीं फॉलो करते हैं। हमने कल रैली निकाली, उस रैली में हमने कोई 8-9 हज़ार लोगों को मास्क भी तकसीम किए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि कई लोग बगैर मास्क के आगे। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश थी कि हम ये करें, तो यही हमारी पूरी सोसाइटी में हर जगह हो रहा है। तो अगर कोई इस किस्म के बड़े जलसे भी होते हैं तो जाहिर है उसमें कोशिश की जा सकती है कि कुर्सियां फासले पे लगाई जाएं, लोगों को मास्क पहना दिया जाए और जो प्रिकॉशंस हैं उसको अडॉप्ट करें। ठीक है सईद गनी साहब, आप ये कह रहे हैं कि SOPs के साथ ये जलसा किया जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त दो मुख्तलिफ आरा हैं। एक ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो शायद जो अपोजिशन के साथ खुलकर आने पर इस वक्त स्प्लिट इसलिए है क्योंकि सिंध गवर्नमेंट में भी है और सिंध की पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सिंध गवर्नमेंट में रहकर गवर्नेंस पर फोकस किया जाए, जबकि बाकी मरकजी जो आपके काफ़ी सारे रहनुमा हैं पंजाब के, KP के भी, वो ये चाहते हैं कि ओपोजिशन के साथ खुलकर आया जाए। अभी ये 18 अक्टूबर का फैसला, पहला जलसा पीपल्स पार्टी उसको होस्ट करेगी, तो जाहिर बात है उससे लग तो यही रहा है कि कोई स्प्लिट नहीं है, लेकिन पार्टी में क्या मुख्तलिफ आराम मौजूद हैं कि ये टाइम फुल फ्लैज ओपोजिशन मूवमेंट का नहीं है, या इसी तरह है कि बस जा रहे हैं ओपोजिशन में, खुलकर ओपोजिशन करेंगे? नहीं, एक तो मैं आपसे गुजारिश कर दूं, ये अच्छा हुआ कि सवाल आपने मुझसे कर लिया है कि सिंध की पीपल्स पार्टी जो है वो मुख्तलिफ सोच रही है। देखें, और आपने जो उसमें जो आर्गूमेंट शायद जो लोग बनाते हैं वो ये है कि जिस सिंध हुकूमत में बैठे हैं, मैं सिंध हुकूमत में शामिल हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो फैसला पार्टी करेगी, पार्टी की क़यादत करेगी, सिंध पीपल्स पार्टी हो या सिंध हुकूमत हो, उसके पीछे मनो हम चलेंगे। कोई एक इंच भी उसमें डिसएग्रीमेंट नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है कि सूबा सिंध की पीपल्स पार्टी कुछ और सोच रही है, बिल्कुल हम कुछ और नहीं सोच रहे हैं। हम हर वो काम करेंगे, हम हर वो फैसला करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत चाहेगी। सईद, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक माजी तो रहा है, लेकिन इस वक्त ट्रस्ट की क्या सिचुएशन है? क्या ट्रस्ट अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है? क्योंकि आज जरदारी साहब ने कहा कि ख्वाजा साहब की जो स्टेटमेंट थी ख्वाजा आसिफ की, ऑल्दो नवाज शरीफ साहब बड़ा खुल के उस पर कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि हमें मुकम्मल एतमाद है जरदारी साहब पर, लेकिन आज जरदारी साहब ने मियाँ साहब की स्टेटमेंट के बावजूद आज ये कहा कि वो अपोजिशन के इत्तेहाद को सबूताश करने की एक साजिश के तौर पर उन्होंने उसको देखा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी मौजूद है दो बड़ी अपोजिशन की जमातों के दरमियान। आदिल, एक तो देखें, जितनी सियासी जमातें इस वक्त अपोजिशन के इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उन सबके आपस में बहुत सारे इश्यूज रहे हैं, इख्तलाफात रहे हैं और शायद आइंदा भी रहेंगे। लेकिन अगर अपोजिशन की जमातें कहीं इकट्ठी होती हैं तो अब ये अगर कोई तासुर ले लेता है तो जमातें आपस में जम हो गई और आपस में कोई इशू और इख्तलाफ नहीं रहेगा, तो ये गलत बात है। ये इख्तलाफात रहेंगे, इशूज रहेंगे, लेकिन जो बुनियादी चीज होती है कि एक कॉमन एजेंडा होता है, कॉमन मिनिमम एजेंडा होता है जिस पर इत्तफाक हो जाता है और उस पर इत्तफाक है। अब अगर किसी एक शख्स ने किसी एक जमात से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया जिसको उनकी अपनी जमात ने डिसऑन किया और कहा कि ये गलत बात है, तो इसको तो फिर इसी तनाजुर में लिया जाना चाहिए कि वो शायद या तो मतलब मैं उनको इतना बेवकूफ तो समझता नहीं, बड़े समझदार आदमी है ख्वाजा से, तो उन्होंने शायद अपनी कोई सोच होगी जिसके मुताबिक ये दिया होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ना तो अपोजिशन की दीगर जमातों ने और ना उनकी अपनी जमात ने उनको अहमियत दी, लेकिन शायद उन्होंने कोई कोशिश की होगी कि इससे कोई मकासद हासिल हो सके। अच्छा सईद गनी साहब, आइलैंड के मामले पर भी आपसे ब्रेक पे चलते हैं, गुफ्तगू आपसे ही करेंगे, लेकिन आखिरी सवाल ब्रेक पे जाने से पहले कि देखा ये गया कल आप पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी रैली निकाली, उससे पहले भी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, MQM भी रैलियां निकाल रही है, लेकिन फवाद चौधरी साहब वहाँ पे मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपने खिलाफ क्यों रैलियां निकाल रही है? सिंध में आपकी गवर्नमेंट है, डिलीवर आपने करना है, परफॉर्मेंस आपकी, आप खुद पर क्वेश्चन, वजह क्या है कि सिंध में एक दफा फिर होना तो ये चाहिए था कि अगर रैली निकलती तो आप PDM के प्लेटफॉर्म से रैली निकालते। ये रैली करने का मकसद क्या है, क्यों ये रैलियां शुरू हो गई हैं, वजह उसकी क्या है?
देखिए, हमारी जो रैली थी, अगर समझ में नहीं आई फवाद चौधरी साहब को, तो ये उनकी, मैं समझता हूँ कि गफलत है, उनको शायद पता नहीं है, ख्वाब खरगोश में है, उनको हालात का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि हमने रैली क्यों निकाली थी। इस वक्त सूबा सिंध में MQM ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो माजी के हालात रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा डिवाइड थी अर्बन रूरल की, जब लिसानी फसादात होते थे, जब लोगों को इस बुनियाद पर कत्ल किया गया कि वो कोई मखसूस ज़बान बोलते हैं या कौमी से उनका ताल्लुक है, उस किस्म के हालात दोबारा पैदा किए जाएं। MQM चूंकि अपना पॉलिटिकल ग्राउंड लूज कर रही है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि लिसानियत की बुनियाद पर, नफरत की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करके अपनी उस माजी की सियासत को दोबारा वो जिंदा करें। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी ने ये मुनासिब समझा, और ये फैसला पीपल्स पार्टी कराची का था, मतलब मैं सदर हूँ कराची का, हमने बैठ के डिसाइड किया कि हमने करना है और हमने ये कर लिया। और उसका मकसद सिर्फ ये था कि कराची शहर में ये मैसेज दें हम MQM की उस मनफी सोच को कि जो ये चाहते हैं कि तकसीम हो, कि यहाँ तमाम लोग जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ कौमियतों से, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, लेकिन वो सब एक हैं और हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। तो हमने किया। लेकिन फवाद चौधरी साहब को मेरा ख्याल है इससे पहले PTI से पूछना चाहिए, जब उनके लीडर ऑफ द अपोजिशन जाके वो स्वीगेस के दफ्तर के सामने खड़े हो गए थे और वहाँ शर्म दिला रहे थे वजीर आजम को भी, उनके वफाकी वज़रा को भी, और फिर जो KLT के दफ्तर के सामने जाके उन्होंने बाकायदा कैंप लगा दिया था एहतजाजी। तो जिन लोगों ने बिजली देनी है, जिन लोगों ने गैस देना है, उनके जो मुजाहरे हो रहे थे, उनके जो एहतजाज हो रहे थे, वो फवाद चौधरी को समझ आ रहे थे। और हम एक पॉजिटिव नैरेटिव के साथ अगर कराची में एक स्ट्रेंथ दिखाते हैं लोगों की, तो वो उनको नागवार गुजरी है। अच्छा सईद गनी साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो सदारती ऑर्डिनेंस है, जिसमें विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान एक नए तनाज़े का बायस वो बन रहा है, उस पर सईद गनी साहब से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो सदारती ऑर्डिनेंस है, उसमें विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान एक नए तनाज़े का वो बायस बन रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट की है कि सिंध और बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है, उस पर मौजूद गैर आबाद जज़ायर को विफाकी हुकूमत की मिल्कियत में देने का सदारती ऑर्डिनेंस सूबे पर गैर कानूनी कब्जे की कोशिश है। लेकिन गवर्नर सिंध के मुताबिक ये ऑर्डिनेंस जारी करने से पहले हुकूमत सिंध ने विफाक को बाज़ाब्ता जो NOC है वो जारी की। ये जो आइलैंड अथॉरिटी बनी है, इसमें जो बंडल आइलैंड की जहाँ तक बात है, इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, यानी हुकूमत सिंध ने बाकायदा NOC दी है वफाक को, और उनकी मशावरत के साथ ही ये काम हो रहा है। इसमें कोई हड़प करने की चीज़ है नहीं, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल खुल के हो रही है। हैरान कुन मामला है, दोनों में कौन सच बोल रहा है, ये अहम सवाल है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस 2 सितंबर को जारी किया गया, जिसके मुताबिक विफाकी हुकूमत साहिली जज़ायर पर जदीद शहर बसाना चाहती है। और इस काम का जो आगाज़ है वो सिंध के साहिल पर मौजूद 2 जजीरों से किया जाना है, जिनमें बंडल आइलैंड शामिल है। लेकिन इस ऑर्डिनेंस के इजरा के 1 माह तक सिंध हुकूमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, और पीपल्स पार्टी की जानिब से पहला बाकायदा रद्द-ए-अमल नफीसा शाह साहिबा ने 3 अक्टूबर यानी 1 माह बाद दिया, और आज बिलावल भुट्टो ने इसकी मुखालफत का खुलकर ऐलान किया। तो इतनी देर खामोशी क्यों इख्तियार की गई, और क्या गवर्नर सिंध गलत बयानी कर रहे हैं? क्योंकि BBC के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सिंध के सदर भी हैं, निसार खोड़ो साहब का एक सिंधी चैनल पर चलने वाला TV क्लिप सामने आया है, जिसमें वो इन जज़ायर पर शहर बसाने की कोशिशों को मकामी अफराद की तरक्की करार दे रहे हैं। ये बात भी आपको वाज़े करते चले कि इन जज़ायर पर आबादकारी का मनसूबा सबसे पहले साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में बना। उसके बाद 2013 में भी विफाकी हुकूमत ने सरमायाकारी का एक मनसूबा बनाया, जिस पर अमल नहीं हो सका। साथ ही साथ माहौलियाती आलूदगी पर काम करने वाली तंजीमों की राय में भी ये मनसूबा जो है वो ना सिर्फ माहीगीरों का रोजगार मुतासिर करेगा, बल्कि इन जज़ायर पर मौजूद माहौलियाती निज़ाम भी मुतासिर होगा। और पहले ही कराची के साहिल की आज की कुछ तस्वीर सोशल मीडिया की जीनत बनी, जिसमें ताहद निगाह कचरा नजर आ सकता है। लेकिन अहम सवाल यह कि क्या सिंध हुकूमत इस ऑर्डिनेंस के इजरा से बेखबर थी? सूबाई वजीर जो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, आपने सुन लिया, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो गवर्नर सिंध साहब कह रहे हैं कि NOC के आपसे पहले NOC ले ली गई थी सदारती ऑर्डिनेंस से पहले। दूसरा ये कि 2 सितंबर को ये ऑर्डिनेंस आता है, आज 4-5 अक्टूबर
ऊपर है, 1 महीना गुजर गया, अब क्यों याद आया सिंध गवर्नमेंट को कि ओहो ये तो जज़ायर पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं एक तो इसकी वजाहत कर दूं कि ये जो आप 2 सितंबर का ऑर्डिनेंस बता रहे हैं, ये कॉपी हमने बिल्कुल नहीं देखी थी, हमें ऑर्डिनेंस का पता नहीं था, मुझे खुद नहीं पता था। और ये 2-3 दिन पहले जब ये सामने आया तो हमें पता चला कि इस किस्म का कोई ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। जो गवर्नर साहब कह रहे हैं वो बात इसलिए गलत है कि ऐसा कोई एनओसी नहीं दिया गया जिसमें ये कहा गया हो कि आप जो जज़ायर हैं उसके लिए कोई वफाकी हुकूमत जो है वो आइलैंड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी बना ले और उनको अपनी मिल्कियत में ले ले। ऐसा बिल्कुल कोई एनओसी नहीं दिया गया है। और अगर है भी, सैयद गनी साहब कतई कलामी की माफी, अगर है भी एनओसी तो वो राइटिंग में होगा, वो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ये वैलिड एक सवाल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डेवलपमेंट के तो कोई खिलाफ नहीं हो सकता ना। अगर मुल्क में, शहर में, सूबे में कोई डेवलपमेंट होती है तो उसमें कोई उसके खिलाफ नहीं हो सकता। अगर वफाकी हुकूमत ये कहे कि जी हम किसी जगह डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि आप ना करें। हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जी ये मिल्कियत हमारी है और ये हमारी रहेगी। जमीन की ज़ाहिर मालिक जो है वो सूबाई हुकूमतें हैं, उनकी मिल्कियत है। हम ये कह सकते हैं कि जी अगर आप वहाँ डेवलपमेंट करेंगे तो जो प्रिवेलिंग लॉज हैं, जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके मुताबिक आप करेंगे, जो सूबे के कवानीन हैं, जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जो लैंड अलॉटमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो सारे अप्लाई करेंगे आप, वो हमारे पास हैं। उसके साथ साथ हम ये अगर कहें कि जी वहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो माहीगीर हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा और उनके मफादात के खिलाफ कुछ नहीं होगा, तो ये बात तो हमने कही है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। तो मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे, लेकिन अगर इसको इस तरह समझ लिया जाए कि जी जो हमने कहा है उसके बाद ये जो आइलैंड्स हैं वो हमारी मिल्कियत हो गई और हम खुद से एक आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाएंगे और उसके बाद ये सारा कुछ काम हम खुद करेंगे, ना हम सूबाई हुकूमत से पूछेंगे, ना उनके कवानीन उस पर लागू होंगे और ना ही वहाँ के जो मकामी लोग वहाँ रिहाइश पजीर हैं, जो सदियों से वहाँ बसते हैं, उनके मफादात का या उनकी मर्जी का उसके अंदर कोई जिक्र होगा। तो इस पर बिल्कुल हम इसके खिलाफ हैं। हम समझते हैं कि जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है वो गैर कानूनी है, वो इस तरह नहीं होना चाहिए था और इस ऑर्डिनेंस को हम मुस्तरद करते हैं और हम इस पर अमल दरामद नहीं होने देंगे। तो सैयद गनी साहब, जो आपके जवाब का खुलासा ये लिया जाए कि आप ऑर्डिनेंस को तो मुस्तरद कर रहे हैं लेकिन जो डेवलपमेंट होने जा रही है उसके साथ उसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन जो तरीका है, जो जिस तरह से एक सूबाई गवर्नमेंट है वहां पर उनको एतमाद में लेकर, उनको लूप में रहकर, बिल्कुल आप उसके लिए तैयार है। तो इस ऑर्डिनेंस को मानना सिर्फ काफी नहीं होगा, उसको आप चैलेंज भी कर सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, ऑर्डिनेंस नहीं, कोर्ट में नहीं करेंगे। ऑर्डिनेंस तो देखें, इनको असेंबली के सामने ले करना है और असेंबली ने उसको अप्रूव करना है और अभी एक इख्तियार असेंबली के पास और सेनेट के पास ये भी है कि वो उस ऑर्डिनेंस को करारदाद के जरिए मुस्तरद भी कर सकते हैं। तो हमारे पास तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना। ये अदालत में जाने वाली बात तो बहुत बाहर की है, वो कोई और करेगा। एक ऐसी जमात जो पार्लियामेंट में मौजूद हो, जिसकी नुमाइंदगी कौमी असेंबली में हो, जिसकी नुमाइंदगी सेनेट में हो, जिसकी हुकूमत हो सूबा सिंध के अंदर और ज़ाहिर है सूबा सिंध से ये इशू रिलेट करता है, तो ये तो नहीं होगा कि हम डायरेक्टली कोर्ट में चले जाएंगे। लेकिन हम जब कह रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस गलत है तो हमें उम्मीद है, हमें तवक्को करनी चाहिए कि इस तरह वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की जमीन पर कब्जा करने का कोई काम नहीं करेगी और अगर डेवलपमेंट होनी भी है तो सूबाई हुकूमत की मर्जी से, वहाँ जो मकामी लोग बसते हैं उनकी मर्जी से होनी चाहिए। ठीक, सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।